नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पिंकी वर्मा। आप सभी की रीजनिंग एजुकेटर, आप सभी का आप ही के प्लेटफॉर्म परीक्षा जंक्शन पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी बहुत जबरदस्त, शानदार और बेहतरीन तरीके से दोस्तों आगे बढ़ रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने अपना फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल को टारगेटेड करते हुए, जो कि आपके एग्जामिनेशन सितंबर में होने वाले हैं। उसमें हमने इस फाउंडेशन बैच में हमें ओवरऑल अपने सिलेबस पे फोकस करना है और सिलेबस पे फोकस करने के लिए हम इंडिविजुअली एक एक टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं। इसी तरीके से आपके टोटल 5 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। ओवरऑल क्लासेस की बात करें तो आपकी 22 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। ये आपकी 23 क्लास है। दैट्स मींस सिटिंग अरेंजमेंट का क्लास नंबर 3, पार्ट नंबर 3। सिटिंग अरेंजमेंट की जो क्लासेस है आपकी 21 क्लास नंबर से स्टार्ट हुई है। ऐसे फिर पार्ट 2 में 22 नंबर क्लास और पार्ट 3 में 23 क्लास। इससे पहले हम जो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं वो डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, इनइक्वालिटी एंड सिलोगिज्म, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सारे टॉपिक आपके हर एक एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो। इस बैच में हम स्पेशली टारगेटेड करते हैं अपने सीजीएल और सीएचएसएल बैच को। तो इसमें देखते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के हमने 2 टाइप में पहली क्लास में बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। सेकेंड क्लास में कुछ एप्लीकेशन और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस किए थे। आज की क्लास में हम कुछ अपर लेवल के क्वेश्चन और इसी के साथ साथ बात करें तो हम कुछ पजल्स के भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सेटिंग अरेंजमेंट और पजल का जो रूल रेगुलेशन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होता है। पजल में आपको हर एक टाइप्स के पजल के कुछ फॉर्मेट होते हैं, बस उन इंडिविजुअली फॉर्मेट पे हमें सारे स्टेटमेंट को प्लॉट करना होता है। बस ये माइनर सा डिफरेंस होता है, बाकी सारी चीजें ही सेम रहती हैं। तो आज इन सारी चीजों पर डिस्कस करने वाले हैं। सेशन को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आप सभी के पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ आप अगर हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल या फिर थ्रेड, जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हैं और आप चाहते हैं हमसे कनेक्ट होना, तो इन सभी का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। तो वहां से जाके आप क्लिक करके जरूर जुड़ जाए। अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.muft.shiksha पर, जहां पर आप सभी के सामने 100 सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट सॉल्व कराए जाते हैं। आप अपने पर्टिकुलर डाउट को उस सब्जेक्ट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। आपको बहुत ही डिटेल के साथ हर एक वीडियो का, हर एक क्वेश्चन का या फिर क्वेरी का आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने उसको सॉल्यूशन मिल जाएगा। या फिर आप सभी के सामने एक ओपन प्लेटफॉर्म है, कमेंट बॉक्स, आप यहाँ पर भी पूछ सकते हैं जो भी आपका डाउट आता है। अगर आपको चाहिए कि आप अपने एग्जामिनेशन का इंडिविजुअल कैसे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट को कैसे लेके चलना है, अगर कंप्लीट गाइडेंस की जरूरत है तो उसके लिए हम एक स्पेशल सेशन करने वाले हैं। उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप लाइव पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो सेशन के बारे में आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जिस दिन भी होगा वो सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा दी जाएगी। और जो भी आप सभी का डाउट हो, एग्जामिनेशन से रिलेटेड, किसी क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर अपने आगे के फ्यूचर के गाइडलाइंस के लिए या फिर कैरियर के लिए, जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो आप मुझसे लाइव चैट में बात कर सकते हैं। लाइव क्लासेस उसके लिए हम शेड्यूल करेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी तक पहुंचा दी जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो को लाइक करके मैक्सिमम शेयर कर दिया होगा। इस वीडियो की रीच को हर जगह फैला दो। जिस भी ग्रुप मेंबर में आप कनेक्टेड हैं या फिर जो भी आपको लगता है कि ये पर्सन इस गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको जरूरत है इन सारी चीजों की, तो आप जरूर शेयर कर देना, ताकि 2025 में जितने भी एस्पिरेंट इस एग्जामिनेशन को टारगेटेड कर रहे हैं, ये वीडियो उन सभी तक पहुंच जाए। और चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो का मोटिवेशन ऑफ द डे क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, आप सभी के सामने आज का मोटिवेशन ऑफ द डे है, सक्सेस इज नॉट अ लक, इट्स अ गेम ऑफ पेशेंस एंड हार्ड वर्क। जो आपकी सफलता है वो सिर्फ लक नहीं है, किसी लक से नहीं आ जाती। आप लोगों ने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा, जो भी पर्सन आपके सक्सेसफुल हो जाते हैं तो बहुत लोग ऐसी बातें बनाते हैं उसके किस्मत में था इसलिए मिल गया। लेकिन उस जॉब को पाने के लिए, उस सक्सेस को पाने के लिए उसका कितना हार्ड वर्क रहा है, कितने सेक्रीफाइस रहे हैं, कितने दिन रात उसने पढ़ाई है, इस बारे में कोई बात नहीं करता और ना ही कोई सोचता है।
तो सिर्फ लक पे सारी चीजें डिपेंड नहीं करती है। सिर्फ ये गेम किस चीज का है, जो सक्सेस वर्ड, आपकी सफलता शब्द जो है वो किस चीज का गेम है, इट इज अ गेम ऑफ पेशेंस एंड हार्ड वर्क। सिर्फ धैर्य रखना और आपकी मेहनत, आप कितना हार्ड वर्क करते हो, कितना स्ट्रगल करते हो अपने उस इंडिविजुअल पर्पस के लिए, इस चीज पे आपकी सक्सेस पे डिपेंड होती है, राइट। उम्मीद करती हूँ ये मोटिवेशन आपके एग्जामिनेशन के लिए, आपको आगे बूस्ट अप करने के लिए बहुत यूजफुल होगा। तो कभी भी कहीं पर भी अगर किसी से कुछ मांगते हो, कभी प्रे करते हो ना भगवान के सामने, तो सिर्फ ये बोला करो कि ये नहीं कि हमारा एग्जाम क्लियर करा दो, हमारा ये करा दो, भगवान से ये मांगा करो कि सिर्फ पेशेंस दो, मुझे इतना धैर्य दो कि मैं सारी चीजों को बहुत सही तरीके से टैकल कर पाऊं। पेशेंस मांगा करो भगवान से, क्योंकि पेशेंस रखना ना वो सबके बस की बातें नहीं होती है। तो कभी भी अपने लिए प्रे करो ना, तो सिर्फ पेशेंस मांगो, धैर्य मांगो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और उम्मीद करती हूँ आप अपने चारों कंपोनेंट को लेके इकट्ठा हो चुके होंगे, आपका पेन, पेपर, आपका माइंड और कंसंट्रेशन। तो आज के सेशन में दोस्तों हम सिर्फ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं, और पजल के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं इंडिविजुअली इस टॉपिक पर काम करेंगे। पहली क्लासेस में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए गए थे, उन पॉइंट्स को ही रिलेट करके आपके सामने एक बहुत बड़ा पैसेज प्रेजेंट किया जाता है। उसी पैसेज को रीड करके स्टेटमेंट को, हमें सारी ही स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड कराना होता है जब भी हम सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं। कहां पर मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, कहां पर अपने पॉइंट्स को बहुत सारी डाउट्स वाली सिचुएशंस क्रिएट होती है, उन सभी इंडिविजुअली सेंटेंसेस को मैंने एक एक करके एक्सप्लेन किया था। तो क्लास नंबर 21 जरूर देख लेना, कनेक्टिविटी के साथ देखा करो, 21 फिर 22 फिर 23। तो यहाँ से आपकी हर एक चीज कनेक्टिविटी के साथ चलेंगी, तो आपको कोई भी टॉपिक डिफिकल्ट नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर है, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर धीरे धीरे हमने क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया है। तो ओवरऑल 21 क्वेश्चंस का आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इस क्लास में। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने बोला गया है, यहाँ पर हमारे सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन गिवन है सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में डायरेक्शन बताई जाती है, सभी के सभी सेंटर की तरफ फेस है। अब 8 पर्सन है, अगर किसी स्टेटमेंट से पॉसिबिलिटी की जरूरत पड़ती है तो हम वहां पर पॉसिबिलिटी ले सकते हैं। पहला पॉइंट बोला गया है, P is third to the left of M। M के थर्ड लेफ्ट पर P है। सपोज दैट हमने M को यहाँ पर बिठाया और सभी इनसाइड फेसिंग है, तो थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट पर कौन आ जाएगा साथियों, P आ जाएगा। अब आप मुझे बताएंगे, ये पहले मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अगर किसी भी दो स्टेटमेंट के बीच में एंड, बट और कॉमा लगा के इज आता है, तो इसके आगे वाली इंफॉर्मेशन किस एलिमेंट के लिए होता है, इसके आगे वाली इंफॉर्मेशन हमेशा फर्स्ट एलिमेंट के लिए डिफाइन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर एंड वर्ड यूज किया है, तो एंड के जो आगे वाली इंफॉर्मेशन है, P is third to the left of M and second to the right of T। जो P है, इस P के बारे में बताया जा रहा है, जो ये P है ये सेकंड राइट है किसके, T। तो अब आप T को कहाँ प्लॉट करोगे कि जो P है वो सेकंड राइट पर आ जाए, तो T आपका यहाँ पर आएगा, T के फर्स्ट सेकंड राइट पर दोस्तों हमारा P आ जाएगा। आफ्टर दैट N is second to the right of P, और P यहाँ पर बैठा है, तो P का सेकंड राइट, फर्स्ट सेकंड राइट पर हमने N को प्लॉट कर दिया। R is second to the right of W। R जो है वो W के सेकंड राइट है, W को यहाँ प्लॉट करते हो, R नहीं प्लॉट कर पाओगे यहाँ पर। W यहाँ आता है तो फर्स्ट सेकंड राइट R यहाँ आ जाएगा, W अगर यहाँ आता है तो फर्स्ट सेकंड राइट R यहाँ आ जाएगा। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी मिली, तो इस चीज को हम प्लॉट नहीं करेंगे, थोड़ा सा होल्ड करते हैं और आगे वाली स्टेटमेंट को रीड करते हैं। अब W के आगे हूं वर्ड यूज किया है, तो हूं के आगे वाली इंफॉर्मेशन किसके लिए है दोस्तों, W के आगे हूं है, तो हूं के आगे वाली इंफॉर्मेशन हमारे W के लिए ही बताया गया है। W हूं इज सेकंड राइट ऑफ M। M के सेकंड राइट पर W है, M यहाँ पर बैठा है, तो फर्स्ट सेकंड राइट पर W, और W के सेकंड राइट पर R है। तो जो हमने पॉसिबिलिटी हमारी बन रही थी, अब वो पॉसिबिलिटी हमारी खत्म हो गई है, राइट। चलिए अब क्वेश्चन है, F is not an immediate neighbor of P। जो F है वो P का नेबर नहीं होना चाहिए, तो F को आप यहाँ प्लॉट नहीं कर सकते, तो F के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही जगह बची है, दैट इज F को सिर्फ अब हम यही प्लॉट करेंगे। 8 नाम में से सिर्फ एक नाम बचा हुआ है, कौन सा नाम है, H। तो H को हम यहाँ
प्लॉट करेंगे। अब इससे रिलेटेड आपका पूरा डायग्राम और सारी ही कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। अब इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए, वी कैन एबल टू गिव द आंसर वेरी इजी, राइट। अब देखो बोला क्या गया है, हु आर इमीडिएट नेबर ऑफ एच, एच का पड़ोसी कौन है, तो आपको एच का नेबर कौन कौन दिख रहा है, पी एंड एन, ऑप्शन नंबर ए, पी एंड एन, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं आया होगा, राइट। आगे देखा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है दोस्तों, हमारे पास कुछ पर्सन गिवन है और उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कितने पर्सन गिवन है, 8 पर्सन है, सर्कल में बैठे और सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है। बोला गया है ई एंड जी सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, ई और जी एक दूसरे के पास है। अगर ई यहाँ है तो दोस्तों जी को हम यहाँ रख देते हैं, और अगर जी यहाँ पर है तो हम ई को यहाँ पर रख देते हैं, ठीक, पॉसिबिलिटी आ गई है। डी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ सी, बहुत सारी पॉसिबिलिटी आएगी। एफ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, सी नेवर सिट नेक्स्ट टू ए, डी नेवर सिट टू जी, एच इज नॉट द नेबर ऑफ डी और सी। तो ई और जी से जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन को स्टार्ट किया है, हम यहाँ पर स्टार्टिंग प्लॉटिंग पॉइंट ई और जी से हम कर ही नहीं सकते हैं, क्वेश्चन आपका यहाँ से बन ही नहीं सकता है, तो हमें इनिशिएट करना होगा यहाँ से। D इज थर्ड टू द राइट ऑफ C, C को हमने यहाँ प्लॉट किया, C के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पर हमारा कौन आ जाएगा, D आ जाता है। फिर F सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ H, C इज नेवर नेक्स्ट टू A, C के पास A नहीं आएगा, एंड D नेवर सिट नेक्स्ट टू G, और D के पास G नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखो A आप प्लॉट नहीं कर सकते, लिख के कट कर दो ताकि आपके माइंड में ये रहे कि हमें यहाँ पर A की प्लॉटिंग नहीं करनी है, गॉट इट। फिर यहाँ पर A नहीं आ सकता, D के पास G नहीं आएगा, तो यहाँ पर G और G नहीं प्लॉट किए जा सकते। H इज नॉट द नेबर ऑफ D और C, तो H भी यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर भी H नहीं आएगा, यहाँ पर भी H नहीं आएगा, और यहाँ पर भी H नहीं आएगा। जब तक नेगेटिव पॉइंट्स को आप नोट डाउन नहीं करोगे दोस्तों, जब तक आपका क्वेश्चंस में फंसे रहोगे, आपका पूरा कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगी। अब हम देखते हैं F सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ H, देखो H यहाँ नहीं, H यहाँ नहीं, H यहाँ नहीं, H यहाँ नहीं। अगर मैं H को यहाँ बिठाती हूँ तो फर्स्ट सेकंड लेफ्ट पर आपका F आ सकता है, H को अगर यहाँ बिठाया जाए तो फर्स्ट सेकंड लेफ्ट F नहीं हो सकता, तो H के लिए हमारे पास फिक्स पॉइंट हो गया। मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ ताकि आपको डिफरेंशिएट समझ में आ जाए। H को यहाँ बिठाया तो H के फर्स्ट सेकंड लेफ्ट पर हमने F को प्लॉट कर दिया, राइट, करेक्ट। अब देखो आप, यहाँ पर G नहीं आ सकता, यहाँ पर G नहीं आ सकता, तो G इन दोनों जगह पर आ सकता है। बोला गया है H इज नॉट द नेबर ऑफ D एंड C, ये भी स्टेटमेंट प्रॉपर हो गई। अब ये स्टेटमेंट बची है E एंड G ऑलवेज सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, E और G एक दूसरे के नेक्स्ट बैठे हैं, तो 2 ब्लैंक स्पेस की जरूरत है, तो 2 ब्लैंक स्पेस हमारे पास यही बचे। G यहाँ पर आ नहीं सकता, तो E हमारा यहाँ पर आ गया, और E और G एक साथ बैठे हैं, तो हमारे पास ये पर्सन हो चुके हैं, राइट, करेक्ट है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या था, C नेवर सिट नेक्स्ट टू A, ये वाला पॉइंट तो देखो, अब A यहाँ नहीं आ सकता है, तो A के लिए कौन सी जगह बची है, ये, और एक नाम बच जाएगा B, तो हमारे पास ये सारे पर्सन यहाँ पर अरेंज हो चुके हैं बहुत ही सही तरीके से। अब क्वेश्चन में डिमांड किस चीज की है, पूछा जा रहा है हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ D, D के इमीडिएट राइट पर कौन बैठा हुआ है दोस्तों, तो D के इमीडिएट राइट पर F बैठा है, ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्लॉटिंग कैसे करनी होती है चीजों को रीड करके हमने ये भी सीख लिया, क्लियर। आगे देखा जाए, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है आप सभी के लिए। अगर आपने इस क्वेश्चन को बना लिया, सोचो आप सिटिंग अरेंजमेंट का मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 80% क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो एक बार देख लेते हैं। हमारे पास 8 पर्सन है और मैरिड कपल है, जोड़े हैं, सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। 8 पर्सन सर्कल पे बैठे हैं और सर्कल में अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं। द प्रोफेशन ऑफ द मेल विद इन द ग्रुप आर, मेल के प्रोफेशन दिए गए हैं, जो भी इस फैमिली में मेल मेंबर है उनका एक प्रोफेशन है, जैसे कि
कोई लेक्चरर है, कोई लॉयर है, डॉक्टर है और साइंटिस्ट है, दैट इज 4 मेल है। अमंग द मेल्स, मेल्स के अंदर ओनली आर एंड वी आर सिटिंग टुगेदर, आर और वी एक साथ बैठे हैं, सिर्फ 2 ही मेल एक साथ बैठे हैं, बाकी जितने मेल होंगे वो सब अलग अलग होंगे, ठीक है। सिर्फ हम 2 मेल को एक साथ बिठा सकते हैं और उसमें से जो आर है वो लॉयर है, वी जो है वो साइंटिस्ट है। ईच मैन इज सिटेड विथ हिज वाइफ, हर एक मैन अपनी वाइफ के साथ बैठा है, वरना जाएगा कहाँ, वाइफ के साथ ही बैठेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो एक मैन वुमेन, बट 2 मैन एक साथ बैठाए जा सकते हैं। क्लियर होती है यहाँ तक की बात? इतना सिर्फ डायरेक्शन गिवन था क्वेश्चन में। आगे की बात क्या बोली जा रही है, यू द वाइफ ऑफ द लेक्चरर, यू जो है वो लेक्चरर की वाइफ है, लेक्चरर की वाइफ है, दैट्स मींस लेक्चरर कौन है अभी हमें नहीं पता। तो जो यू है वो वाइफ है, फीमेल है, और किसकी फीमेल है, लेक्चरर की, इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ वी, जो यू है वो वी के सेकंड राइट पर बैठी है। तो वी को हमने यहाँ बिठाया, और वी कौन था दोस्तों, वी आपका साइंटिस्ट था, और अगर वी साइंटिस्ट है तो वी आपका एक मेल मेंबर हो जाएगा, ठीक है। वी के फर्स्ट सेकंड राइट पर हमने यहाँ बिठाया, और वी जो है वो लेक्चरर, वी द वाइफ ऑफ लेक्चरर, तो लेक्चरर आपका यहाँ पर आएगा ना। अब पूछो यहाँ क्यों नहीं बिठा सकते मैम, क्योंकि बोला गया था दोस्तों यहाँ पर ओनली आर एंड वी साइंटिस्ट आर सिटिंग टुगेदर, सिर्फ आर और वी एक साथ बैठे हुए हैं, करेक्ट। आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, बोला जाए टी इज सिटेड बिटवीन यू एंड वी, यू और वी के बीच में टी बैठा है। अब जब टी यहाँ है तो आर को यहाँ रखना पड़ेगा, और आर कौन है, लॉयर है। क्यों हमने आर को यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि आर और वी जो दोनों मेल है वो एक साथ बैठे हुए हैं। यहाँ तक किसी को डाउट? अब ये एक फीमेल है, तो ये तो एक मेल नहीं हो सकता, ये टी हमारा फीमेल हो जाएगा, और जो मैरिड कपल हो जाएंगे वो कौन, वी और टी मैरिड, आर की शादी किसी और से मैरिड, और यू तो मैरिड था किससे, लेक्चरर से, तो जो 2 ये पर्सन होंगे ये आपस में दोनों मैरिड कपल हो जाएंगे। हर एक मेल अपनी वाइफ के साथ बैठा था, यही तो इंफॉर्मेशन गिवन थी। आगे देखा जाता है, पी इज द वाइफ ऑफ डॉक्टर, जो पी है वो वाइफ है, तो पी एक फीमेल है, किसकी फीमेल है, डॉक्टर की। तो ये मेल है तो यहाँ पर कोई एक फीमेल बंदा आएगा, हमें नहीं पता वो कौन फीमेल होगा, और ये लेक्चरर है तो ये मेल है, तो यहाँ पर भी एक फीमेल आ जाएगी, ये वाला पॉइंट फीमेल का हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, क्यू इज नॉट द डॉक्टर, क्यू डॉक्टर नहीं है, तो क्यू यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ पर क्यू, और क्यू एस इज अ मेल, एस एक मेल है, तो देखो ये फीमेल ये मेल, तो यहाँ पर भी एक फीमेल आएगी, ये पॉइंट भी एक फीमेल का हो जाएगा और ये पॉइंट एक मेल का हो जाएगा। एस इज अ मेल, तो एस मेल है तो एस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। और बोला गया है पी इज द वाइफ ऑफ डॉक्टर, पी वाइफ है। अब यहाँ पर पी अगर रखते हो तो फीमेल, और पी इज द वाइफ ऑफ डॉक्टर, तो यहाँ तो पी आएगी नहीं क्योंकि तो ये तो लॉयर हो गया, तो पी को हमें यहाँ रखना पड़ेगा। पी वाइफ है किसकी, डॉक्टर की, तो एस हो जाएगा दोस्तों आपका डॉक्टर, ठीक है। क्यू इज नॉट द डॉक्टर, क्यू डॉक्टर नहीं है, तो क्यू आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब ये दोनों मैरिड कपल, ये दोनों मैरिड कपल, ये दोनों मैरिड कपल, ये दोनों मैरिड कपल, एक पर्सन बचता है, कौन बच गया वो, नाम बताओ। टी यू वी डब्ल्यू है क्या, नहीं, जे बच गया, तो जे आपका लेक्चरर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, क्लियर है? और क्यों डॉक्टर नहीं है, सारे प्रोफेशन भी पता चल गए। क्वेश्चन में अब जो भी पूछा जाए हम इसका आंसर बहुत ही इजी तरीके से दे सकते हैं। देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं क्या। हु अमंग द फॉलोइंग इज द डॉक्टर, कौन डॉक्टर है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो डॉक्टर है वो कौन है दोस्तों, एस, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज द लेक्चरर, लेक्चरर कौन है, तो लेक्चरर के साथ हमारा कौन बैठा है, जे, तो जे हमारा लेक्चरर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज द वाइफ ऑफ लॉयर, लॉयर की वाइफ कौन है, तो लॉयर की वाइफ कौन दिख रही है आपको, क्यू लॉयर की वाइफ है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर हो रही है चीजें। हु इज ऑन एन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के इमीडिएट लेफ्ट कौन है, देखो साइंटिस्ट ये रहा अंदर फेसिंग है, साइंटिस्ट के इमीडिएट लेफ्ट पर कौन है, आर है, आर मतलब लॉयर और क्यू का हस्बैंड। ऑप्शन चेक करो,
हस्बैंड ऑफ टी नहीं, हस्बैंड ऑफ जे नहीं, हस्बैंड ऑफ पी नहीं, हस्बैंड ऑफ यू नहीं। हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का इमीडिएट नेबर कौन है? तो हस्बैंड ऑफ क्यू होगा ना। वी इज सिटेड बिटवीन यू एंड पी, पी इज द वाइफ ऑफ डॉक्टर, क्यू इज नॉट द मेल, क्यू इज नॉट द डॉक्टर, ये भी ठीक है, और एस इज अ मेल, ये भी पॉइंट ठीक है। फीमेल मेल, फीमेल मेल, फीमेल मेल, मेल और फीमेल, यहां तक की तो सारी चीजें क्लियर है। होप सो ऑप्शन में कोई मिस्टेक हो। टी इज सिटिंग बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, टी किसके किसके बीच में बैठा है? तो टी यू और वी के बीच में बैठा है, ये तो क्वेश्चन में भी गिवन था। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होता है। करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर क्या डिफाइन है हमारे पास? 7 पर्सन सिटिंग अराउंड अ सर्कल टेबल। जो 7 पर्सन है, इस बार देखो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए दोस्तों हमने, वो सारे ही क्वेश्चंस आपके किस फॉर्मेट में थे? इवन नंबर, 8 पर्सन, 6 पर्सन, ऐसे। इस बार हमारे सामने 7 पर्सन दिया गया है। अब 7 पर्सन को आपको अरेंज करना है, तो हमने 7 का डायग्राम इस तरीके से बना लिया। 5 ऑफ देम इन द सेंटर, जो 5 पर्सन है वो इनवर्ड फेसिंग है, और जो 2 पर्सन है वो आउटवर्ड फेसिंग है। ठीक है, अभी तक सभी एक ही डायरेक्शन में फेस कर रहे थे, बट यहाँ पर जो पर्सन है वो अलग अलग डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। C is third to the left of D and both are facing the center। बता दिया गया दोनों ही सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। अगर D को हमने यहाँ बिठाया तो D के थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट पर C को प्लॉट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। E is neither the immediate neighbor of D और C। E यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता और यहाँ नहीं आ सकता, तो E के लिए सिर्फ एक ही प्लेस बचा है कि E हमारा यहीं पर आएगा। The one sitting exactly between D and F is facing opposite to the center। जो भी D और F के बीच में बैठा होगा वो opposite to the center देखेगा, that means outside देखेगा। तो देखो D और F को हम यहाँ पर बिठाते हैं और इसको हमने outside face कर दिया। क्लियर? फिर है G is third to the right of A and is facing the center। जो G है वो थर्ड राइट है A के, और G जो है वो सेंटर की तरफ फेस कर रहा है। A को यहाँ बिठाया, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट हो सकता है। A को आप यहाँ बिठाओगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट नहीं हो सकता। A को यहाँ बिठाओगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट हो सकता है, बट G अंदर नहीं देखेगा। तो A को यहाँ बिठाया, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पर G को बिठा दिया। एक नाम बच चुका है, कौन? B। तो B को प्लॉटिंग हमने यहाँ पर कर दी। वन ऑफ B नेबर इज फेसिंग अपोजिट टू सेंटर। B का एक नेबर अपोजिट देख रहा है सेंटर के, तो B का ये वाला नेबर तो इनसाइड है, तो हमें इसी को आउटसाइड करना पड़ेगा। बोला गया था सिर्फ 2 ही आउटसाइड देख रहे हैं, बाकी जितने भी पर्सन हो जाएंगे वो इनसाइड फेसिंग हो जाएंगे, और क्वेश्चन आपका विदाउट पॉसिबिलिटी कंप्लीट हो चुका है। राइट? क्वेश्चन की डिमांड क्या है दोस्तों? इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा गया, आप ही मुझे बता दो, हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ए? हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ए? ए के फोर्थ राइट पर कौन है? तो ए ये रहा, 1 2 3 फोर्थ राइट पर कौन है? तो ई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होता है। अब हमारे सामने देखो 5 के जो इंग्लिश एस्पिरेंट है वो क्वेश्चन को यहाँ से देखेंगे, और हिंदी वालों के लिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लैंग्वेज में रखा हुआ है। अब जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, मैंने बाइलिंगुअल क्वेश्चन रखा है, आप दोनों ही क्वेश्चन से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने अलग अलग कंडीशन दे दी गई, और सारी स्टेटमेंट की अब हमें प्लॉटिंग करनी है। तो चलो देखते हुए चलते हैं, एक एक स्टेटमेंट को रीड करना है, पढ़ना है और समझते हुए आगे बढ़ जाना है। बोला गया है हमारे पास कि 8 पर्सन सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल। अब इस बार दोस्तों जो पर्सन है वो एक स्क्वायर टेबल पर बैठे हैं, सभी के सभी अंदर फेस कर रहे हैं। 4 पर्सन है सिट एट द कॉर्नर, हमने कॉर्नर पर बिठा दिया, एंड while 4 sit in the middle of each of the side। और बाकी जो 4 पर्सन है वो इसके साइड पर बैठे हैं। तो एक स्क्वायर का साइड तो यही होता है। 8 पर्सन हो गए। अब इन 8 पर्सन को हमें अरेंज करना है डिफरेंट स्टेटमेंट पढ़कर। पहला बोला गया है ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। एफ के सेकंड राइट पर ए बैठा है। एफ इज इन द मिडल ऑफ वन ऑफ द साइड ऑफ द टेबल। बता दिया गया जो एफ है वो मिड पर बैठा है, हमने मान लिया एफ यहीं पर बैठा है। अब एफ का सेकंड राइट क्या हो जाएगा? फर्स्ट राइट, सेकंड राइट पर हमने ए को प्लॉट कर दिया,
यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? आगे देखा जाए, चलिए। जी हु डज नॉट सिट एनी ऑफ द कॉर्नर। अब इस लाइन का क्या मतलब निकलता है, ये हमें खुद से सोचना है कि जी किसी कॉर्नर पर नहीं बैठा, तो जी कहाँ बैठा होगा? जी हु डज नॉट सिट एनी कॉर्नर ऑफ द टेबल सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी। इसका मतलब जो जी है वो टेबल के मिड पर बैठेगा। मिड और मिड वाली ये जगह हो गई। अगर आप जी को यहाँ बिठाते हो और जी के बारे में ही बोला गया है सेकंड टू द राइट ऑफ डी, डी के सेकंड राइट, तो डी को यहाँ बिठाओगे तो सेकंड राइट होगा ना, तो जी यहाँ नहीं बैठ सकता, जी के लिए यही जगह बचेगी। और डी को यहाँ प्लॉट करेंगे तो डी का फर्स्ट राइट सेकंड राइट पर हमारा दोस्तों जी आ जाएगा। कोई डाउट है? आगे देखा जाए, थर्ड, ओनली टू पीपल सिट बिटवीन डी एंड बी टेकन फ्रॉम वन साइड। डी और बी के बीच में एक ही पर्सन बैठा है। कितने पर्सन? सॉरी, 2 पर्सन। डी यहाँ है, 1-2 का गैप, बी आपका यहाँ भी आ सकता है, 1-2 का गैप, बी आपका यहाँ पर भी आ सकता है। तो बी के लिए हमारे लिए 2 पॉसिबिलिटी मिली है, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा होल्ड कर लेते हैं, बट हमने लिख दिया ताकि हमारा दिमाग ऐसे सोचे, ठीक है। सी इज नॉट द नेबर ऑफ जी। सी जो है वो जी का नेबर नहीं है, तो देखो यहाँ सी नहीं आ सकता, यहाँ सी नहीं आ सकता, तो सी यहाँ भी आ सकता है और सी आपका यहाँ भी आ सकता है। एच इज सेकंड लेफ्ट ऑफ बी। अगर बी को यहाँ बिठाते हैं तो फर्स्ट सेकंड लेफ्ट एच, बी को यहाँ बिठाते हैं तो फर्स्ट सेकंड लेफ्ट एच, दोनों ही पॉसिबल है। ई इज नॉट द नेबर ऑफ जी और एफ। तो अब हम इसी में पॉसिबिलिटी ले ले, देखो एफ, जी, डी और ए। अगर हमने बी को यहाँ बिठाया है तो बी के फर्स्ट सेकंड लेफ्ट पर कौन आ जाएगा? एच। अगर हमने बी को यहाँ बिठा दिया तो बी के फर्स्ट सेकंड लेफ्ट पर कौन आ जाएगा? एच। यहाँ तक पॉइंट क्लियर? अब सी की बात हुई थी, सी क्या बोला था? सी इज नॉट द नेबर ऑफ जी। सी जी का नेबर नहीं होगा, तो इस वाले डायग्राम में सी जी का नेबर नहीं हो सकता, तो सी यहाँ पर आ जाएगा, और इस वाले डायग्राम में सी दोनों ही जगह पर आ सकता है, ठीक। नेक्स्ट, ई इज नॉट द नेबर ऑफ जी और एफ। जो ई है वो जी का भी नेबर नहीं है, एफ का भी नेबर नहीं है, तो यहाँ पर हमारा जो है वो ई नहीं आ सकता, तो ई के लिए सिर्फ यही जगह बची, और इसमें सिर्फ एक जगह बची है, किसके लिए? ई के लिए। और बोला गया था जो ई है वो जी का भी नेबर नहीं है और एफ का भी नेबर नहीं है। अब यहाँ तो आप जी का नेबर हो जाएगा ना, तो अंदर वाला डायग्राम कैंसल, बाहर वाला डायग्राम सही है। यहाँ पर हमें पॉसिबिलिटी लेने की जरूरत पड़ी दोस्तों। एक नाम बच चुका है, कौन? ए, बी, सी बच गया है, तो सी को हम यहाँ पर प्लॉट कर देंगे और हमारा डायग्राम खत्म, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जाए, यू आर एबल टू गिव द आंसर, राइट। अगर आप सभी को क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, एक बार फटाफट से आप ट्राई करें। देखो यहाँ पर इंग्लिश में क्वेश्चन ये रहा, हिंदी में क्वेश्चन ये रहा, दोनों ही लैंग्वेज में आप सॉल्व कर सकते हैं। 8 फ्रेंड्स आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल। फिर से 8 फ्रेंड स्क्वायर टेबल पर बैठे हैं, बना लिया हमने स्क्वायर टेबल। 4 of them sit at the 4 corner of the square while 4 sit at the middle of the 4 side। 4 जो है वो कॉर्नर पर बैठे हैं, ठीक है, और 4 जो है वो मिड पर बैठे हैं। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखा जाए, बोला गया है the one who sit at the 4 corner face the center। जो 4 कोने पर बैठे हैं वो सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, दैट्स मींस इनसाइड फेसिंग है, राइट। आफ्टर दैट, while those who sit in the middle of the side face outside। जो मिड पर बैठे हैं वो कहां फेस करके बैठे हैं भाई? आउटसाइड फेस करके बैठे हैं। क्लियर? क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन सिर्फ यहां से स्टार्ट है, एक दो लाइन का ही मान लो, है ना। P who faces the center sit third to the right of V। जो P है वो सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, तो हमने P को यहाँ पर सपोज दैट आप इस सेंटर में किसी भी चारों कोने पे P को बिठा सकते हो, आपका आंसर नहीं गलत होगा। आपकी मर्जी जहां पर हो रही है आप P को वहां प्लॉट कर सकते हैं। P who faces the center sit third to the right of V। V के थर्ड राइट पर बैठा है, तो आप V को कहां रखोगे? V को अगर हम यहाँ रखते हैं तो V का फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पर P आ जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर। T
Who faces the center is not an immediate neighbor of V. जो T है वो भी सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, लेकिन V का नेबर नहीं है। तो देखो T यहां नहीं आ सकता, T यहां नहीं आ सकता, तो सेंटर में फेस करने के लिए तो बस यही जगह बची। क्लियर है? चलो, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन V एंड W। V और W के बीच में एक पर्सन, तो W दोस्तों यहां भी आ सकता है, W हमारा यहां भी आ सकता है, एक पर्सन का गैप, राइट। सेकंड टू द राइट ऑफ Q, Q के सेकंड राइट पर ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन रही है, लेकिन जैसे हमने अगला स्टेटमेंट पढ़ा, Q फेसेस द सेंटर, Q जो है वो सेंटर में फेस कर रहा है, और Q में सेंटर में फेस करने के लिए ये दोनों जगह बची, और Q से रिलेटेड क्या था, S सिट सेकंड टू द राइट ऑफ Q। अगर Q को यहाँ प्लॉट करते हो तो फर्स्ट सेकंड राइट पर S नहीं आ सकता, तो Q को हमने यहाँ प्लॉट किया, Q का फर्स्ट सेकंड राइट पर S आ चुका है। क्लियर है? चलो, एंड द लास्ट स्टेटमेंट, R इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ P। R यहां भी नहीं आ सकता, R यहां भी नहीं आ सकता, क्योंकि P का नेबर नहीं होगा R। तो R दोस्तों सिर्फ हमारा यहां पर आएगा, और R फिक्स्ड हो गया, तो W के लिए ये जगह एक नाम बच चुका है, कौन सा, P Q R S T, Y बच गया, तो Y को हम यहाँ प्लॉट कर देंगे और क्वेश्चन हमारा खत्म। क्या ऐसे बनाए आप सभी का भी डायग्राम? अगर ऐसा बनाए तो वेल डन, यू आर गोइंग वेरी गुड। आपका सिटिंग अरेंजमेंट का सिर्फ प्रैक्टिस करने का यही तरीका है, बार बार, कि आप किए हुए क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम सॉल्व करें, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आ चुके हैं। बोला जा रहा है 10 पर्सन, इस बार देखो 10 पर्सन है सिटिंग इन अ 2 रो। मैक्सिमम जो 2024 के CGL के एग्जाम्स हुए हैं, उस एग्जाम में मैक्सिमम जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है आपके पैरेलल रो के पूछे गए थे। रो पे बेस्ड, या तो पैरेलल रो या तो सिंगल रो, लीनियर रो से रिलेटेड क्वेश्चन था या पैरेलल रो से क्वेश्चन था। यहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं हम इस क्वेश्चन को भी। यहाँ पर बोला जा रहा है दोस्तों 10 पर्सन आर सिटिंग इन अ 2 रो which 5 person in each row in such a way that 1 person in the first row exactly opposite to the facing the second row। अब देखो इंग्लिश में ये रहा क्वेश्चन और हिंदी एस्पिरेंट के लिए ये रहा क्वेश्चन। जब भी साथियों आप सभी के सामने पैरेलल रो आए तो आप 2-2 लाइन मत बनाओ, आपका ये वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। हमें टाइम सेव करना है, तो क्यों ना अगर 10 लोग हैं तो हम डायरेक्ट 5 लाइन ड्रॉ कर ले, एक दूसरे को फेस ही कर रहे हैं तो 5 लाइन ड्रॉ कर लिया जाए, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पर रो 1 रो 2 कोई सा भी हो सकता है। मेंबर ऑफ द फर्स्ट रो फेसिंग द नॉर्थ, हमेशा नॉर्थ वालों को ये पर्सन मानो कि ये पर्सन नॉर्थ में, तो जो रो 1 के पर्सन है वो ये मान लिया और ये नॉर्थ देख रहे हैं, तो रो 2 आपकी ये वाली हो जाएगी। और बोला गया है जो रो 2 है वो अपोजिट एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, आमने सामने हैं, अपोजिट हैं, तो ये वाले पर्सन साउथ ही तो देखेंगे, तभी तो एक दूसरे के आमने सामने फेस कर पाएंगे। क्लियर? अब क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है साथियों, बी सिट इन द फर्स्ट रो टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच। एच के इमीडिएट राइट पर बी होगा, एच हु इज एग्जैक्टली अपोजिट टू डी। जो ये बात बोल रहा है ना, इसको समझ के अलग से प्लॉट करो। क्या बोल रहा है, जो बी है वो फर्स्ट रो में बैठा है और एच के इमीडिएट नेबर है। एच को हमने यहां बिठाया तो एच का इमीडिएट नेबर ये हो जाएगा बी, ठीक है। इमीडिएट राइट, बी सिट फर्स्ट रो टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच। एच के इमीडिएट राइट पर है तो एच नॉर्थ देखेगा तो इमीडिएट राइट पर बी हो जाएगा। बी के आगे हु लिखा है तो हु के आगे वाली इंफॉर्मेशन किसके लिए होती है, नियरेस्ट एलिमेंट, पास वाले एलिमेंट, और पास वाला एलिमेंट कौन सा है दोस्तों, हमारा एच। एच हु सिट एग्जैक्टली अपोजिट टू डी, एच जो है वो डी के अपोजिट है, तो हमारा ये डायग्राम इस तरीके से बैठेगा। अभी कहां पर हमें कुछ कंफर्मेशन नहीं है, आगे देखते हैं। सी इट सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द सेकंड रो, सेकंड रो के एक्सट्रीम एंड, तो सी आपका ये भी हो सकता है, सी आपका ये भी हो सकता है। एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, और डी के सेकंड लेफ्ट। अगर मैं सी को यहां रख दूं तो डी साउथ में देख रहा है, सेकंड लेफ्ट पॉसिबल नहीं है, तो सी सिर्फ इसी एंड पर आएगा और डी के
फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट पर सी आ गया, डी के अपोजिट बैठा है दोस्तों एच, और एच के राइट में बैठा है बी। इसकी प्लॉटिंग हमने यहाँ पर कर दी और हमारे सामने 4 एलिमेंट बैठ चुके हैं 10 में से। ये पॉइंट सभी को समझ में आया है? किसी को इस क्वेश्चन में डाउट यहाँ तक? नहीं, आगे देखा जाए। चलिए, बोला जा रहा है ए इज इमीडिएट राइट ऑफ डी। डी ये बैठा साउथ फेसिंग है तो डी का इमीडिएट राइट ये हो जाएगा ए, एंड एग्जैक्टली अपोजिट टू एफ। एंड के आगे वाली इंफॉर्मेशन किसके लिए होती है? फर्स्ट एलिमेंट, और फर्स्ट एलिमेंट हमारा यहाँ पर कौन है? ए। तो ए के लिए बताया जा रहा है ए अपोजिट है किसके? डी के, सॉरी अपोजिट है किसके? एफ के। ए ये रहा तो एफ यहाँ पर हो जाएगा जब ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। जी इज एग्जैक्टली अपोजिट टू ई। जी और ई एक दूसरे के अपोजिट है, तो देखो जी और ई में से कोई ना कोई यहीं पर आएगा। अब कौन नॉर्थ फेसिंग है, कौन साउथ फेसिंग है, रो 1 में कौन आएगा या रो 2 में कौन आएगा, अभी तक इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है साथियों। क्लियर है? जैसे आपने आगे पढ़ा ई हु इज एट वन ऑफ द एंड ऑफ द सेकंड रो, सेकंड रो के एंड पर बैठा है ई, तो जब ई यहाँ पर आ जाएगा तो ई के अपोजिट जी यहाँ पर हो जाएगा। एंड जे डज नॉट सिट एनी एंड, जे किसी एंड पर नहीं है तो जे यहाँ पर नहीं बिठा सकते, तो जे के लिए यही जगह। एक नाम बच गया है आई, वो आई आपका यहाँ हो जाएगा, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इससे रिलेटेड जो भी सवाल पूछा जाए, सपोज दैट मैंने आपसे पूछा हु इज फेसिंग जे, जे को कौन फेस कर रहा है, देन योर आंसर विल बी बी। कौन फेस कर रहा है? बी। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन जी एंड एच, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन जी एंड एच, जी और एच के बीच में कौन बैठा है? तो आप आंसर देंगे दोस्तों एफ बैठा है। क्लियर है? आगे देखा जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इंग्लिश में ये रहा 10 मेंबर है, और हिंदी में क्वेश्चन ये रहा। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वीडियो को पॉज कर लेना, फिर सॉल्व करना, और मेरा सॉल्यूशन क्या है, क्या आपका भी आंसर उससे मैच हो रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका सिटिंग अरेंजमेंट। क्लास करेक्टिविटी के साथ देखना, क्लास नंबर 21, 22 और फिर 23 पर। करेक्ट? चलो, तो हम क्वेश्चन नंबर 8 पर थे और देखते हैं क्या बोला गया है। 10 पर्सन आर स्प्लिट इनटू 2 टीम, 2 टीमों में बांट दिया गया। एक्स एंड वाई ऑफ 5 मेंबर ईच, हर एक टीम में 5-5 मेंबर है, एक्स में भी और वाई में भी। मेंबर इन टीम 2 टीम आर मेड टू सिट इन 2 रो फेसिंग द ईच अदर। ऐसे बैठे हुए ये मेंबर आमने सामने एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो फिर से हमारा पैरेलल रो का क्वेश्चन आ गया। हमने 5 पर्सन को बिठा लिया। Facing each other in such a way that one member of team X is exactly opposite to the team Y। यहां तक भी बात समझ में आ गई। Member of team X facing north, तो जो टीम X है वो नॉर्थ फेस कर रही है तो ये नॉर्थ हो जाएगा, तो टीम Y भाई हमारा यहाँ पर आ जाएगा, साउथ फेसिंग हो जाएगा। यहां से देखते हैं, D is third right of A and sit exactly opposite to G। क्या यहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन है कौन नॉर्थ है कौन साउथ है? नहीं है, तो होल्ड करते हैं इंफॉर्मेशन। यहां पर बता दिया गया बी सेट इमीडिएट राइट ऑफ जी एंड फेसिंग द साउथ। जो बी है वो साउथ की तरफ फेस कर रहा है, तो बी साउथ की तरफ फेस कर रहा है एंड सेट इमीडिएट राइट ऑफ जी, जी के इमीडिएट राइट पर बी हो जाएगा, तो जी भी साउथ फेस करेगा। और जी से एग्जाम्पल हमारे पास मिल गया है, रिलेटेड पॉइंट, क्लू पॉइंट जो है वो हमें ये मिला है, D is third to the right of A and set exactly opposite to G। G के exactly opposite and के आगे वाली इंफॉर्मेशन किसके लिए होती है? D के लिए, तो D G के opposite बैठा है और ये थर्ड राइट है A के। दोस्तों अगर A को यहां पर बिठाया जाए तो A का फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट, फर्स्ट सेकंड और यहां पर ये थर्ड राइट हो जाएगा ये, तो 1 2 3 4 5 पर्सन उधर भी हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपका बी और जी ऐसे और डी यहाँ पर बिठा दिया जाए, ए को मैं यहाँ रखती हूँ, ए का फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट डी दोनों जगह पर हो सकता है। अच्छा नहीं, ये तो नॉर्थ फेसिंग है ना, तो यही पॉइंट हो जाएगा, ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी नहीं बनेगी, ए के थर्ड राइट पर डी। आफ्टर दैट
H sit third to the right of B, B का फर्स्ट सेकेंड और थर्ड राइट पर H आ जाएगा। अब देखो हमारे पास 5% का अरेंजमेंट मिल चुका है ना, दैट इज H, H के बाद 2 का गैप B, B के बाद G, G को फेस कर रहा है D, एक और A के थर्ड राइट पर था हमारा D। क्लियर? इस प्लॉटिंग को हमने यहाँ पर प्लॉट कर लिया, आप यहाँ से भी बना सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। एंड इज एग्जैक्टली अपोजिट टू F, एंड किसके लिए? H के लिए। H जो है एग्जैक्टली अपोजिट है F के, तो H के अपोजिट F को बिठा दो। C इज बिटवीन A और E, A और E के बीच में C, A यहाँ पर है तो E को यहाँ बिठाएंगे, C को हम यहाँ प्लॉट कर देंगे। एंड इज अपोजिट टू I, एंड के आगे वाली इंफॉर्मेशन किसके लिए? फर्स्ट एलिमेंट, और फर्स्ट एलिमेंट इज हियर इज C। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है हमारे यहाँ पर? C। तो जो C है वो एग्जैक्टली अपोजिट है I के, तो C के एग्जैक्टली अपोजिट I। एक नाम बच चुका है, आप बता दो कौन सा नाम है? A B C D E F G, G बच गया ना, G H नहीं, J बच गया, तो J हमारा यहाँ पर, और दोनों टीम तैयार है लड़ाई लड़ने के लिए, गेम खेलने के लिए। ठीक है, समझ में आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में 12% है, अभी तक हमने 5% की बात करी थी, यहाँ पर हमारे पास 12% है। इंग्लिश में क्वेश्चन ये रहा और हिंदी में क्वेश्चन ये रहा, तो दोनों ही लैंग्वेजेस में आप सभी के सामने क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं इसको, क्या क्या बोला गया है पढ़ लेते हैं एक बार। 12 people sitting in 2 parallel row containing 6 people each in such a way that equal distance between them of the person। ये स्टेटमेंट आपको ऐसे इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है ना कि पढ़ते पढ़ते क्या बातें चल रही है ये ध्यान में आपके समझ में आता रहे एक बार में। आपको डायरेक्शन को बहुत जल्दी कैच करने की जरूरत होगी, तभी आपके क्वेश्चन जल्दी बढ़ने शुरू होंगे। और जब आप किए हुए क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करोगे ना, स्टेटमेंट आपके दिमाग में बैठेंगी, और जब दिमाग में बैठेंगी तो आप बहुत जल्दी उनका मीनिंग डिराइव कर पाओगे। ठीक है, अब 12% थे, 1 2 3 4 5 6, हमने 12% के लिए बना लिया। दोस्तों अभी तक क्या होता था, कौन पर्सन किस डायरेक्शन में है ये नहीं बताया, लेकिन इस क्वेश्चन में कौन कौन से पर्सन नॉर्थ फेस कर रहे हैं और कौन से पर्सन साउथ फेस कर रहे हैं, इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे दिया गया है। इन रो 1 PQ RST and V are seated and all of them are facing south, तो साउथ वाले को तो हम ये मानते हैं, तो इनके नाम ले लो, PQ RST V आपके साउथ फेसिंग होंगे, और रो 2 वाले जो है A B C D E ये हमारे नॉर्थ फेसिंग करेंगे, ये हमारे साउथ फेसिंग हो जाएंगे। यहाँ तक किसी को डाउट? Therefore in the given sitting arrangement each member sitting in row and faces the member of another row। ये यहाँ तक की सिर्फ डायरेक्शन थी, सिर्फ दिशा निर्देश था कि आपको ऐसे ऐसे पर्सन को अरेंज करना है, राइट। अब जो स्टेटमेंट दी जा रही है वो यहाँ से स्टेटमेंट है, पढ़ लेते हैं। A sit third to the right of D, A यहाँ पर है, D के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट, D के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट, D के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट, तीन पॉसिबिलिटी बन रही है, तो इस स्टेटमेंट को हम यहीं पर होल्ड कर लेते हैं। साइड में हमने स्टोर कर लिया कि D के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पर हमारा A आएगा। दोस्तों इन पॉइंट्स को नोट करना आप सीखो, ये आपका एज ए स्टोर रूम काम कर रहे हैं, ताकि आप इन पॉइंट्स को ऐसे स्टोर करोगे ना तो आपको स्टेटमेंट वापस से रीड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए। नीदर A nor D sit at extreme end, अब हमारी जैसे हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ा हमारी पॉसिबिलिटी कम हो गई। D के थर्ड राइट पर A, और D और A कोई भी एंड पर नहीं है, तो D को यहाँ बिठाया, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पर A, हम D को यहाँ भी नहीं बिठा सकते क्योंकि A हमारा एंड पर हो जाएगा और इसने मना किया है। ठीक है, चलिए फिर बोला जा रहा है T faces D, D को कौन फेस कर रहा है? T, डेफिनेट इंफॉर्मेशन। V does not face A and V does not sit any extreme end, V आपका यहाँ पर भी नहीं आएगा, V आपका एंड पर भी नहीं आएगा, और V आपका यहाँ पर भी नहीं आएगा, तो V आपके लिए सिर्फ ये 2 प्लेस कैरी करता है। चलो, V is not an immediate neighbor of T, और डिफाइन हो चुका हमारे पास कि जो V है वो T का भी नेबर नहीं होगा, तो V के लिए फिक्स जगह मिल चुकी है। वेल डन। नेक्स्ट, B sit at one of the extreme end, B किसी एंड पर बैठा है, तो B तो नीचे वाली लाइन,
तो बी यहाँ भी आ सकता है, बी यहाँ भी आ सकता है, नो नॉट श्योर अबाउट दिस। ओनली 2 people sit between बी एंड ई, बी और ई के बीच में 2 पर्सन। अगर दोस्तों बी को यहाँ बिठाया जाए, 2 का गैप ई यहाँ आ जाएगा, बी को यहाँ बिठाया जाए, 2 का गैप ई यहाँ आ जाएगा, दोनों पॉसिबिलिटी अभी पॉसिबल है। ई डज नॉट फेस वी, जो ई है वो वी को फेस नहीं करना। अगर मैं बी को यहाँ बिठाती हूँ, 2 का गैप ई यहाँ आ जाएगा और ये तो इसको फेस कर जाएगा, तो ये हमारा खत्म। तो हमने बी को यहाँ बिठाया, 2 का गैप ई को मैंने यहाँ प्लेस कर दिया और सारी ही कंडीशन अभी तक फुलफिल है हमारे पास। नेक्स्ट, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड क्यू, आर और क्यू के बीच में 2 पर्सन, आर 1-2 का गैप क्यू, आर 1-2 का गैप क्यू पॉसिबल नहीं है, आर 1-2 का गैप क्यू पॉसिबल नहीं है, तो आर और क्यू के लिए सिर्फ यही 2 जगह है। और बता दिया गया आर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी, आर टी का नेबर नहीं होगा, तो आर और 1-2 का गैप क्यू हमारा ये हो जाएगा, आर नेबर भी नहीं हुआ टी का। सी डज नॉट फेस बी, सी बी को फेस नहीं कर रहा, तो सी यहाँ हो जाएगा। अब नीचे जो पर्सन नाम है उसमें से कौन सा नाम हो चुका है, ए बी सी डी ई एफ बच चुका है, तो एफ तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। और लास्ट से खत्म, P इज नॉट द नेबर ऑफ R, जो P है वो R का नेबर नहीं है, तो P को आप यहाँ प्लॉट नहीं करोगे, तो P यहाँ पर अब कौन सा नाम बच गया है, P Q R S बच चुका है, तो S को हम यहाँ प्लॉट करेंगे और इसी के साथ हमारा पैरेलल रो का क्वेश्चन भी खत्म। अब दोस्तों जब भी आपके सामने पर्सन बता दिया जाए ना कौन नॉर्थ है और कौन साउथ है, वो क्वेश्चन हमारे लिए और भी इजी हो जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ये रहा क्वेश्चन इंग्लिश में और हिंदी वाले एस्पिरेंट के लिए ये रहा, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। बोला जा रहा है 12 people sitting in a 2 parallel row containing 6 people in each row, हर एक रो में 6 पर्सन है, तो 1 2 3 4 5 6 खत्म। चलो कैसे बैठे हैं, रो 1 वाले ए बी सी डी और किधर फेस कर रहे हैं, साउथ, तो साउथ वाले इस बार हमारे ये हो जाएंगे ए बी सी डी ई और एफ, और रो 2 में कौन है, पी क्यू आर एस टी और वी नॉर्थ फेस कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारे स्टार्ट होता है यहां से, ठीक है। वी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एस, एस के थर्ड राइट पर वी है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी, एस के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पर वी, एफ फेसेस एफ, एफ एफ को फेस कर रहा है, एफ डज नॉट सिट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, फिर भी हमारे सामने दो पॉसिबिलिटी आएगी कि एफ किसी एंड पर नहीं है, तो दोनों पॉसिबिलिटी ले ली जाए, दोनों पॉसिबिलिटी ले ली जाए, 2 डायग्राम बना लिया जाए। किसी को इसमें आपत्ति है? अगर आपत्ति है तो इस चीज को गलत मान के आप इस आपत्ति को अपनाओ, क्योंकि जब तक अगर किसी स्टेटमेंट से पॉसिबिलिटी निकल रही है, अगर आप उसको प्लॉट नहीं करोगे, क्या पता एट द एंड जाके आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, तो आप सारी स्टेटमेंट वापस से रीड करोगे और फिर क्वेश्चन की प्लॉटिंग करोगे, तो वहां पर आपका टाइम जा रहा होगा और हमें ये टाइम सेव करना है, करेक्ट। चलिए बोला जा रहा है, देखो एस को हमने यहाँ बिठाया, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पर वी, एस को फेस कर रहा है एफ, और एस हमारा ये भी हो सकता है फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पर वी और एस फेस कर रहा है एफ को, और बाकी हम एस को कहीं नहीं बिठा सकते थे। आफ्टर दैट डी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ सी, सी के थर्ड राइट पर डी है, सी के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पर डी है और ये सी तो साउथ फेस कर रहा है, आर फेसेस सी, सी जो है वो आर को फेस कर रहा है। चलो यहां तक हमने स्टोर कर लिया, यहां पर प्लॉटिंग नहीं कर सकते इसलिए हमने होल्ड किया हुआ है। द वन हु फेसिंग ई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ पी, बी एंड पी डू नॉट सिट एनी एक्सट्रीम एंड, जो ई के थर्ड राइट पर है, सिट द वन हु इज फेसिंग ई, जो ई को फेस कर रहा है वो थर्ड राइट है किसके, पी के थर्ड राइट पर है, बी और पी किसी एंड पर नहीं बैठे हैं, ठीक है। अब यहां से अगर हम प्लॉटिंग करें, जो ई को फेस कर रहा है थर्ड राइट है पी के, तो देखो पी यहां पर नहीं आएगा, पी को यहां पर रखते हो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पर कौन आ जाएगा, द वन हु फेसिंग ई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ पी, जो ई को फेस कर रहा है वो पी के थर्ड राइट पर है, तो पी को यहीं पर रखेंगे थर्ड राइट, और बी और पी किसी एंड पर नहीं है, तो पी यहां पर फर्स्ट सेकंड थर्ड, और जो पी के थर्ड राइट पर है उसको फेस कौन कर रहा है, ई, तो यहां पर आ जाएगा।
और बी आपका किसी एंड पर नहीं है, तो बी भी आपका इस जगह पर नहीं आने वाला। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं। अब दोस्तों हम इस वाले पॉइंट को प्लॉट करें कि आर को फेस कर रहा है सी, तो ये पॉसिबल नहीं है। आर को फेस कर रहा है सी, तो थर्ड राइट पॉसिबल नहीं है, तो हमें आर को यहाँ प्लॉट करना पड़ेगा। आर के को फेस करने वाला सी होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पर हमारा डी होना चाहिए। अच्छा, इसको तो हम भूल ही गए थे। अब देखो पी के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पर यही पॉसिबिलिटी है, और जो यहाँ पर हो जाएगा वो ई फेस कर रहा है, और सी फेस कर रहा है आर को, सी फेस कर रहा है आर को, और इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पर डी आएगा। हमारी दोनों ही पॉसिबिलिटी अभी तक सारी कंडीशन को फुलफिल करते हुए सही बैठ रही हैं। ठीक है, अब यहां से दोस्तों देखो, यहां पर बोला गया है T is not an immediate neighbor of V। जो T है वो V का नेबर नहीं होगा, तो T यहां नहीं आ सकता, तो T यहां आ जाएगा। T यहां नहीं आ सकता, तो T हमारा यहां पर आ जाएगा। दोनों डायग्राम पे बिठा दिया। एंड A is not the an immediate neighbor। अच्छा, T is not an immediate neighbor of V and A is not the immediate neighbor। जो A है वो immediate neighbor नहीं है। A is not an immediate neighbor of the whom? किसका नेबर नहीं है? F और C का। देखो P Q, इसमें तो Q आ जाएगा, यहां पर भी Q आ जाएगा, और ये स्टेटमेंट कुछ इनकम्प्लीट है। A is not the neighbor of, तो A is not the neighbor of ये लिख सकते हैं C और F। C और F का नेबर नहीं होगा, तो देखो C और F का नेबर, तो ये वाला डायग्राम कैंसल, यहाँ पर आ नहीं सकता, तो A यहाँ आ जाएगा, और B आपका, अच्छा B किसी एक एंड पर भी तो बैठा था ना, तो ऐसा हो सकता है B, C is not the neighbor of E। जो C है वो A है, जो वो E का नेबर नहीं होगा। आई होप यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, A is not an immediate neighbor of E, E का नेबर नहीं है, तो A आपका यहाँ नहीं आ सकता है, तो A को हमें यहाँ पर प्लॉट करना पड़ेगा, और B किसी एंड पर था, तो B किसी एंड पर हम यहाँ पर नहीं बिठा सकते। बोला अच्छा B किसी एंड पर नहीं है, तो A यहाँ पर हो जाएगा, B यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हम बिठा नहीं सकते हैं, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और ये वाला डायग्राम हमारा सही हो जाएगा। करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखा जाए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के सामने ये रहा, और क्वेश्चन 11 के साथ हिंदी वाले एस्पिरेंट के लिए ये रहा। ठीक है, चलो अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या बोला गया है। 12 people sitting in a two row consisting the same statement है। चलो यहाँ पर 6 पर्सन हमने 1 2 3 4 5 6 और बोल दिया गया रो 1 जो कि किधर फेस कर रहे हैं, साउथ में। कौन कौन से नाम है, P Q R S T और V, और यहाँ पर A B C D और E और F हमारे नॉर्थ फेसिंग कर रहे हैं एक दूसरे को सामने। अब यहाँ से क्वेश्चन हमारा शुरू होता है। P सेट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T, T के थर्ड लेफ्ट, T साउथ है ना, T के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट पर P आ जाएगा, थर्ड लेफ्ट पर P आ जाएगा। ठीक है, नीदर P नॉट T एंड एक्सट्रीम एंड पर नहीं बैठे हैं, तो T को यहाँ लिखा फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट पर P, बाकी और कहीं पॉसिबिलिटी के भी चांसेस हमारे सामने नहीं है। A सिट सेकंड टू द राइट ऑफ E, E के सेकंड राइट पर कौन है दोस्तों, E के फर्स्ट सेकंड राइट पर A है। नीदर A नॉर E फेसेस T और P, और ये दोनों T और P को फेस नहीं करेंगे, तो E का फर्स्ट राइट, E का फर्स्ट राइट हो नहीं सकता, E का फर्स्ट राइट, दो पॉसिबिलिटी बनती है हमारे सामने, तो हम दोनों ही पॉसिबिलिटी को ड्रॉ कर लेते हैं साथियों, ताकि हमारा 1 2 3 4 5 6। अब इनकी प्लॉटिंग क्या क्या थी, जो फिक्स्ड था उसको फिक्स करते हैं, T यहाँ पर है और P आपका यहाँ पर है। बोला गया E के सेकंड राइट पर A है, A वेयर इज स्टेटमेंट, A सेट सेकंड टू द राइट ऑफ E, A नॉर E फेस T और P, तो देखो E के फर्स्ट सेकंड राइट पर A, T और P आ नहीं सकता, यहाँ पर E रख नहीं सकते, E फर्स्ट सेकंड राइट पर फिर A को फेस नहीं कर पाएगा, तो हमारे पास एक ही और डायग्राम बनता है E, और E के फर्स्ट सेकंड राइट पर A आ जाएगा। यहाँ तक हमारी दोनों पॉसिबिलिटियां सही बनती हैं, प्रोजेक्शन हमारे सही हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है A does not sit an extreme end, तो चलो ये वाला डायग्राम हमारा कैंसिल हो गया, इस चीज की हमें कोई जरूरत ही नहीं थी। नेक्स्ट वाला पॉइंट, अगर हमने यही पॉइंट पहले पढ़ा होता तो हमारा अभी तक की सारी चीजें सही चल रही होती।
ठीक है, अब ये फिक्स्ड हो गया, दोनों ही सेम डायग्राम है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। आर डज नॉट फेस ए एंड आर जो है वो ए को फेस नहीं कर रहा है, तो आर हमारा यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक, एंड आर डज नॉट सिट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, आर किसी एक्सट्रीम पर भी नहीं है, तो यहाँ भी आर नहीं आएगा, यहाँ भी आर नहीं आएगा, तो आर के लिए सिर्फ एक यही जगह बची है फिक्स्ड। ये चीज हमें खुद से सोचनी पड़ेगी कि जब यहाँ नहीं आ रहा तो कौन सा प्लेस बचा हुआ है। ये सोच लोगे ना, जिस दिन ये लाइन समझ में आ गई कि यहाँ पर नहीं प्लॉट कर सकते, उस दिन से आपसे क्वेश्चन आसानी से बनने शुरू हो जाएंगे। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में एक पर्सन, एफ सी ये भी हो सकता है, एफ सी ये भी हो सकता है, प्लॉट कर ले, आगे पीछे भी हो सकता है। नीदर एफ नॉर सी फेसेस टी, एफ और सी में से कोई फेस नहीं कर रहा है, तो एफ और सी या तो सी या तो एफ, ऐसा पॉसिबल है। आर यहाँ पर हमारा फिक्स्ड था। सी डज नॉट सिट एनी एक्सट्रीम एंड, सी किसी एक्सट्रीम एंड पर नहीं है, तो ये वाला डायग्राम हमारा कैंसल। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन वी एंड क्यू, वी और क्यू के बीच में एक पर्सन का गैप है दोस्तों, तो यही दोनों जगह है, वी और क्यू के लिए सिर्फ यही दोनों जगह है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, एफ जो है वो बी का नेबर नहीं है, तो बी यहाँ पर नहीं आ सकता, तो बी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ए बी सी डी के लिए जगह बच गई ये वाली, और एफ ए डज नॉट फेस बी, जो ए है वो बी को फेस नहीं करेगा, तो बी तो यहाँ पर आएगा नहीं, और वन पर्सन है वी और क्यू के बीच में, तो क्यू आ जाएगा यहाँ, वी आ जाएगा यहाँ, पी क्यू आर एस, एस बच गया, और इसी के साथ ये वाला डायग्राम आपका सही हो जाता है पैरेलल रो का। करेक्ट है। अगर आपसे पूछा जाए हु इज सिटिंग अपोजिट टू क्यू, क्यू के अपोजिट कौन बैठा है, देन आर आंसर विल बी, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए बैठा है क्यू के अपोजिट। करेक्ट है दोस्तों, सभी को क्लियर है। तो चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। 7 पर्सन है, इजी सा क्वेश्चन है, और ये हमारे सामने हिंदी में क्वेश्चन है। तो बोला जा रहा है 7 पर्सन, नाम बताए गए हैं, एक लाइन पर है, ठीक है, सिंगल लाइन, पैरेलल रो के क्वेश्चन थे, अभी हमारे पास लीनियर रो का क्वेश्चन आ चुका है। सलमा एंड बुशरा हैव टू प्लेयर बिटवीन देम, सलमा और बुशरा के बीच में 2 प्लेयर है, तो सलमा 1 2 और कौन हो जाएगा, बुशरा। ऐसा भी हो सकता है कि सलमा इधर आ जाए और 2 का गैप, सॉरी इंटरचेंज कर सकते हैं अपनी पोजीशन को, बाद में देख लिया जाएगा। आलिया एंड फातिमा हैव टू प्लेयर बिटवीन देम, आलिया और फातिमा के बीच में भी 2 प्लेयर हैं। दामिनी इज इमीडिएट राइट ऑफ आलिया एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बुशरा, देखो बुशरा के इमीडिएट लेफ्ट पर कौन हो जाएगा, एंड के आगे वाली स्टेटमेंट किसके लिए, दामिनी के लिए, बुशरा के इमीडिएट लेफ्ट पर कौन है, दामिनी। और अगर हम बुशरा को इधर रखते हैं, बुशरा के इमीडिएट लेफ्ट पर कौन हो जाएगा, दामिनी, और बुशरा और सलमा में 2 का गैप हो गया, और दामिनी इज इमीडिएट राइट ऑफ आलिया, आलिया के इमीडिएट राइट पर दामिनी, तो आलिया ये हो जाएगी, आलिया के इमीडिएट राइट दामिनी, और आलिया ये हो जाएगी। अब दोस्तों 7 पर्सन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, दोनों ही पॉसिबिलिटी हमारी सही बनती हुई जा रही है। ये भी बोला गया था आलिया एंड फातिमा हैव टू प्लेयर बिटवीन देम, आलिया ये 2 का गैप फातिमा इधर भी हो सकती है, 2 का गैप फातिमा इधर भी हो सकती है। आलिया ये 2 का गैप इधर कर देते हो तो 7 पर्सन से ज्यादा पर्सन हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो आलिया 2 का गैप फातिमा हमारी यहां पर आ जाएगी। नेक्स्ट, अमानत इज एन इमीडिएट राइट ऑफ तमन्ना, अमानत इमीडिएट राइट है तमन्ना के, 1 2 3 4 5 6, और इमीडिएट राइट होने के लिए 2 जगह चाहिए। अमानत इमीडिएट राइट है तमन्ना, तमन्ना के इमीडिएट राइट अमानत, ये भी पॉसिबल नहीं है, तमन्ना के इमीडिएट राइट अमानत, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 7 से ज्यादा पर्सन हो जाते हैं। अब यहाँ पर पॉसिबल है, हमारे पास 4 तो हैं, अमानत और तान्या के इमीडिएट राइट अमानत, या तान्या के इमीडिएट राइट अमानत, दोनों ही पॉसिबल है। दोस्तों बोल दिया गया अमानत एंड आलिया हैव 1 प्लेयर बिटवीन देम, अमानत और आलिया में 1 प्लेयर का गैप है, तो आलिया ये रही, तो अमानत ये हो जाएगी, और जो अमानत है वो किसके इमीडिएट राइट है, तमन्ना के,
तो तमन्ना हमारी यहाँ पर हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6% हमारे हो चुके हैं और ये पॉइंट अभी भी हमारा रह रहा है 2% बिटवीन आलिया एंड फातिमा के बीच में 2% का गैप है। आलिया ये 2% का गैप रख नहीं सकते तो एक 2 का गैप यहाँ पर कौन हो जाएगी, फातिमा। और आपका क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। 7% हमारे यहाँ पर अरेंज 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये था हमारा सिंगल अरेंजमेंट का क्वेश्चन, था इजी। सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ा, पॉसिबिलिटी जहां पर लगी हमने पॉसिबिलिटी प्लॉट किया और हमारा क्वेश्चन बन चुका है। चलिए इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 और हिंदी में क्वेश्चन ये रहा। तो दोनों ही लैंग्वेजेस में क्वेश्चन है। आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना, बाकी जो पजल्स वाले क्वेश्चंस हैं वो हम एक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देंगे दोस्तों। तो आज की क्लास में हमने अपने सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ हाई लेवल का क्वेश्चन किए हैं और जो मैक्सिमम 2024 से रिलेटेड क्वेश्चन थे आपके लीनियर रो और पैरेलल रो वाले, मैंने वो डिस्कस किया है। बाकी जो थोड़े से क्वेश्चन रह गए हैं पजल बेस्ड वाले वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्लास नंबर 24 में। और क्लास 24 करते ही आपका सिटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक दोस्तों फिनिश हो जाएगा। यहाँ से होपफुली कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपको वीडियो कैसे लगी है इस चीज को भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके एक बार चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आप सभी के पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहे दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी वीडियो कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रैक्टिस करिएगा हर एक क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स में, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी और आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये स्टेटमेंट बैठ जाएंगी तो क्वेश्चन और जल्दी सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। अगर आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, तो इन सभी का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। तो वहां से क्लिक करके जरूर जुड़ सकते हैं। इसी के साथ साथ आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.muft.shiksha पर, जहां पर आप सभी के सामने 100 सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट सॉल्व कराए जाते हैं। तो वहां पर आप अपने सब्जेक्ट का डाउट और सब्जेक्ट सेक्शन में मेंशन करिएगा, आपको डिटेल में हर एक डाउट का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। बाकी आप वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। बाकी और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं डेली लाइव क्लास में मंडे टू सैटरडे रात के 8 बजे। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन लाइव क्लासेस में कर रहे होते हैं और ये सारी चीजें आप सभी के लिए कॉन्सेप्चुअल बेस स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप इंडिविजुअली टॉपिक पर काम करते रहो। आपका कॉन्सेप्ट, आपकी जो स्पीड है अपने आप निकलनी शुरू हो जाएगी एक बार आप सिलेबस से गो थ्रू हो गए। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, क्लास नंबर 24, जहां पर हम सिटिंग अरेंजमेंट के और पजल्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए आप क्लासेस को देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए पढ़ाई करिए, अपना ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट क्लास एंड थैंक यू सो मच।